Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एसटी 39B पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एसएससी की जो एसटीज हैं वो पूरी तरह से बेस्ड हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस पे। तो आपको कोशिश करनी है कि हर क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व करें जिससे आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी सीख सकें। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं स्पीड टेस्ट के और बेसिक जो वर्ड्स हैं, लाइक अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड आया आपके सामने, अगर आपने उस पर्टिकुलर वर्ड को जान लिया, राइट डाउन कर लिया, तो ये चीज़ याद रखिए कि उस तरह के वर्ड्स आपको अपकमिंग एग्ज़ाम में मिलने के पूरे चांसेस हैं। उस तरह के वर्ड्स आपको अपकमिंग एग्ज़ाम में मिल सकते हैं एज इट इज़। तो आइए शुरुआत कर देते हैं आज की स्पीड टेस्ट डिस्कशन की। कोई भी नया वर्ड आपको मिले तो उसे तुरंत राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि उसके अपकमिंग एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं। शुरुआत कर देते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन आपका पैरा जंबल्स पे बेस है। बेसिकली ये क्वेश्चन आपका पैरा जंबल्स पे बेस है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स हैं आपके। आपको क्या करना है, इसको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को प्रॉपर सीक्वेंस में लेके आना है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, इंट्रोडक्टरी पार्ट होने क्या वाला है आखिर। सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पे जाएंगे और उसके बाद में हम स्ट्रक्चर को कोरिलेट करेंगे। आपको ऑप्शंस पे भी फोकस करना है। जब आप एग्जामिनेशन में बैठे होते हैं तो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं ऑप्शंस। अगर आपने ऑप्शंस को अच्छे से देख लिया तो फिर ऑप्शन के बेस पे ही आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की। अगर हम बात करें वन ऑफ देम, अगर देम आ गया मतलब ये पहला सेंटेंस हमारा नहीं हो सकता, इसके फर्स्ट सेंटेंस होने के कोई चांस नहीं है। अब अगर हम आगे बात करें, ऑन द वे द 3 फ्रेंड्स पास्ड थ्रू अ फॉरेस्ट, बिल्कुल ये फर्स्ट सेंटेंस हमारा हो सकता है कि अगर हम बात करें वे में, जो 3 फ्रेंड्स थे वो पास किए किससे, एक फॉरेस्ट से होके पास किए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। सीइंग द बोन्स, सीइंग द बोन्स, अब सीइंग द बोन्स मतलब पहले कोई बात हो चुकी होगी, पहले बोन्स को उन्होंने देखा होगा और उसी के बाद तो आगे की बात होगी, तो ये बी से जुड़ेगा नहीं। अंडर अ ट्री इन द फॉरेस्ट दे सा द बोन्स ऑफ एन एनिमल्स, बिल्कुल ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जाएगा, ये आपका सेकंड स्टेटमेंट जाएगा। उसके बाद थर्ड क्या आपका चला गया, सीइंग द बोन्स द फ्रेंड्स थॉट ऑफ टेस्टिंग देयर नॉलेज एंड स्किल, और फिर फोर्थ पे चले गए, वन ऑफ देम सेड लेट अस यूज आवर कंबाइंड नॉलेज टू ब्रिंग दिस एनिमल टू लाइफ। तो एक्चुअल में हमारा यहां से आंसर जाने वाला है बी डी सी ई, मीन्स फोर्थ पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर होगा। और जो भी फोर्थ पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, उनका आंसर 100% करेक्ट जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन हमारा रीअरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट को यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा क्लॉज इंट्रोड्यूस कर रहा है इस स्ट्रक्चर को, उसके बाद हम आगे चलने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें इस स्ट्रक्चर को, इट वॉज नोन एज लोलार्क घाट। तो इट वॉज नोन एज मतलब किसी चीज की बात पहले हो चुकी है, किसी घाट की बात पहले हो चुकी है। इन 1941 इंडस्ट्रियलिस्ट बी डी बिरला अंडरटुक द रिनोवेशन ऑफ द घाट। ऑफ द घाट मतलब पर्टिकुलर घाट की बात पहले हो चुकी है। among the 7 ghats that are associated with his life, the Tulsi Ghat is most special। मतलब अगेन पहले कोई बात हो चुकी है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कौन सा जाएगा, द ग्लोरियस सिटी ऑफ काशी, द ग्लोरियस सिटी ऑफ काशी फेमस फॉर इट्स घाट्स along the गंगास रिवर। अब यहाँ पे अगर आप देखें, इन वेयर द 17th century सेंट पोएट तुलसीदास लिव्ड। फर्स्ट आपका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से चला गया, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट कुछ इस तरह से। सेकंड, अमंग द 7 घाट्स दैट आर एसोसिएटेड विद हिज लाइफ द तुलसी घाट इज मोस्ट स्पेशल। सी के बाद हम ए पे चले गए।
It was known as Lolar Ghat earlier and was renamed in the honor of the saint. Fourth, लास्ट में आ गए हम लोग. In 1941, industrialists B.D. Birla undertook the renovation of the घाट. तो अब DCAB इस तरह का कुछ हमारा स्ट्रक्चर जा रहा है. ए पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर, और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहा है बिल्कुल सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी का आंसर 100% करेक्ट जा रहा है. जैसे ही आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, आपको पॉज करना है वीडियो को और अपने अकॉर्डिंग उसका आंसर करना है. आफ्टर दैट आप एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे. ये चीज़ याद रखिए, जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर करेंगे, उसके बाद ही आप आंसर और एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे. चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर. अब आपको क्या बताना है कि वो सेगमेंट बताना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है. यू हैड बेटर नॉट टू ट्राई एंड फीड द एनिमल्स इन द जू, इट इज फॉरबिडन. तो अब यहां से अगर हम देखें, ध्यान से समझना, would rather than, sooner than, had better, इन सब के बाद आपको क्या मिलेगा? बेयर इन्फिनेटिव मिलने वाला है. इन सब के बाद आपको क्या मिलेगा? बेयर इन्फिनेटिव मिलेगा. मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो मिलेगा लेकिन उसके पहले कभी टू नहीं मिलेगा. इन सब के बाद आपको बेयर इन्फिनेटिव मिलने वाला है. मीन्स इसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो मिलेगा लेकिन उसके पहले कभी टू नहीं मिलने वाला है. ये चीज़ दिमाग में रखिए. अब इस बेस पे अगर हम देखें, बिल्कुल प्यार से समझना है इस स्ट्रक्चर को, इस बेस पे अगर हम देखें तो यू हैड बेटर नॉट टू ट्राई एंड फीड द एनिमल्स इन द जू, इट इज फॉरबिडन. तो अब यहाँ पे नॉट टू ट्राई की जगह पे नॉट ट्राई जाएगा. एक्चुअल में टू लगा हुआ स्ट्रक्चर ज़्यादा बेटर लग रहा है लेकिन वो गलत है. ध्यान से समझना, जब टू लगा रहे हैं हम स्ट्रक्चर में तो वो बेटर लग रहा है लेकिन ग्रामेटिकली गलत है. आप इन स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे से दिमाग में रखिए, राइट डाउन कर लीजिए. वुड रेदर देन, सूनर देन, हैड बेटर. इनके बाद आपको हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगा, उसके पहले टू नहीं मिलेगा. मीन्स इन स्ट्रक्चर्स के बाद आपको हमेशा बेयर इन्फिनेटिव मिलने वाला है. आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर. अगेन आपका एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है. डिड यू टेल टू योर मदर दैट यू सा हर फ्रेंड एट द थिएटर. अच्छा, एक चीज़ समझना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो, सी जो है, सी और टेल, सी एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और टेल क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है. और टेल क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है. ठीक है. से क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है. टेल क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है. मतलब से के बाद आपको कोई प्रीपोजिशन, से के बाद जनरली टू मिलता है अगर हमें आगे ऑब्जेक्ट मिलता है तो. लेकिन टेल क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है. टेल के बाद आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है. टेल के बाद आपको टू लगाने की या किसी प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि एक ट्रांजिटिव वर्ब है. ठीक है. अब इस बेस पे अगर हम देखें तो टेल के बाद टू का यूज़ जो है वो गलत हो जाएगा. टेल के बाद टू की कोई ज़रूरत ही नहीं है. सो डिड यू टेल योर मदर दैट यू सा हर फ्रेंड एट द थिएटर, कुछ ऐसा जाएगा. टेल के बाद टू की ज़रूरत नहीं है. आंसर आपका फर्स्ट पार्ट जाने वाला है और जो भी फर्स्ट पार्ट की ओर जा रहा है बिल्कुल 100% करेक्ट है. उनका आंसर 100% करेक्ट जा रहा है. आगे बढ़ जाते हैं. अब इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड. Fill in the blanks with the help of the alternatives given. Select the most appropriate option for the each blank. अच्छा, अब यहाँ से समझना,
80 से 84 तक हम जो करने वाले हैं दैट इज क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट अभी क्या मिलेगा आपको, एक पैसेज मिलेगा, उसमें कुछ फिलर्स रहेंगे। अब आपको करना क्या है, आपको फिलर को अप्रोप्रिएट वर्ड से क्या करना है, फिल करना है। 4 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप स्ट्रक्चर को हमेशा रीड करिए। स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। आपने एक बार स्ट्रक्चर को देखा, समझा, रीड आउट किया, पढ़ा, उसके बाद ही आप उसके आंसर्स की ओर बढ़िए, ऑप्शंस की ओर बढ़िए। ज़्यादातर हमसे जो मिस्टेक्स होती हैं वो क्या होती हैं कि हम स्ट्रक्चर को देखते हैं लेकिन हम ऑप्शन पे रुक जाते हैं। जैसे हमने एक लाइन को पढ़ा और जहाँ पे भी ऑप्शन है, फिलर है, हम रुक गए वहीं पे, हम तुरंत ऑप्शन पे आ गए, ठीक है। एक चीज़ याद रखो कि ये क्योंकि क्लोज टेस्ट है तो सारे ऑप्शंस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सारे ऑप्शंस एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। अगर आपने स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से नहीं दिखाई तो आपका आंसर गलत होने वाला है। इस चीज़ को दिमाग में रखिए। और एक चीज़ और दिमाग में रखिए कि जैसे आप क्लोज टेस्ट कर रहे हैं, लास्ट स्ट्रक्चर जो है, लास्ट स्टेटमेंट जो है, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं फर्स्ट से हो सकता है, फर्स्ट का कनेक्शन लास्ट से हो सकता है। इसे भी अच्छे से समझना है। चल, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, स्टेज्ड टूरिज्म की बात हो रही है, वेदर इट इज ऑफ द टाइगर और द स्नो लेपर्ड काइंड is derived by the desire of visitors to see specific animals। अच्छा, staged tourism, staged का मतलब तो किसी चीज़ को प्रदर्शित करना, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। अब इस तरह का टूरिज्म कहाँ से आया, लाइक अगर हम बात करें स्नो लेपर्ड की या फिर टाइगर को देखने की लोगों की इच्छा रहती है, तो पर्टिकुलर एरियाज को फिक्स किया जाता है कि इस टाइम पे इस पर्टिकुलर एरिया में देखने को ये पर्टिकुलर एनिमल मिलता है, जिससे कि टूरिस्ट के अंदर जो इच्छा है इन स्पेसिफिक एनिमल्स को देखने की वो पूरी हो सके, ठीक है। सो अब यहाँ से अगर हम देखें, स्टेज टूरिज्म उसी से कहीं ना कहीं डराइव हुआ कि लोग अगर मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर फॉरेस्ट में जाते हैं टूरिज्म के लिए, तो वो क्या फॉरेस्ट में क्या देखना चाहते हैं एक्चुअल में, ठीक है। वो एक्चुअल में देखना चाहते हैं टाइगर, स्नो लेपर्ड या फिर एनिमल्स को देखना चाहते हैं कि वो जंगल में कैसे अपनी बेसिक लाइफ को जी रहे हैं, ठीक है। जू की लाइफ अलग होती है, जू में भी लोग जानवरों को देख सकते हैं लेकिन उनके रियल व्यू में नहीं देख सकते, ठीक है। अगर आपको रियल में देखना है कि एक टाइगर और टाइगर से रिलेटेड जो उसका एटीट्यूड होता है, उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, तो आप फॉरेस्ट में देख सकते हैं। लेकिन फॉरेस्ट में जाना, देखना ओपनली, ये और भी ज़्यादा डेंजरस होता है। उसके लिए आपको उसी तरह की व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ती है, गाइड की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि आप सेफली वहाँ से आ जा सकें, ठीक है। तो उसी लिए ये एक तरीका ईजाद हुआ है स्टेज्ड टूरिज्म का। दिस ऑफन डैश प्रेशर ऑन अ सर्टेन एरिया विद हॉट्स डैश टूरिस्ट्स रशिंग टू अ स्पॉट। ये एक प्रेशर भी क्रिएट करता है, जैसे कि पर्टिकुलर एरिया में कहीं पे टाइगर्स मिल रहे हैं ज़्यादा, तो फिर लोग भी वहाँ पे ज़्यादा जाते हैं, और जो कहीं ना कहीं एनिमल्स को इनसिक्योर करने का काम करते हैं। In dash case of tigers, it is quite possible that the animal is stressed by the dash caused by a bunch of excited tourists। अब जब भी आप एनिमल के पास जाते हैं, जैसे टाइगर ही हो गया, आपने देखा होगा कि अक्सर फॉरेस्ट के बीच में से जो व्हीकल्स निकलते हैं, लोग उसमें ओपनली बैठे रहते हैं ऊपर से नीचे तक, लेकिन टाइगर उस पर अटैक नहीं करता। रीज़न क्या है कि टाइगर उसको एक एनिमल की तरह, उसे एक कंप्लीट एनिमल की तरह देख रहा है और उसको लग रहा है कि ये मुझसे ज़्यादा डेंजरस एनिमल है। वैसे इंसान से ज़्यादा डेंजरस कोई भी एनिमल नहीं हो सकता, ठीक है। सो अब यहाँ से ये क्या है कि जो कहीं ना कहीं इनसिक्योर करने का काम करता है, दबाव डालने का काम करता है, स्पेशली एनिमल्स पे भी,
जो पर्टिकुलर एरियाज़ में रहते हैं, और वो एरियाज़ भी छोड़ देते हैं एनिमल्स। अगर इंसान ज़्यादा वहाँ पे जा रहा है टूरिज्म के पर्पज़ से, तो उन एरियाज से एनिमल्स ऑटोमेटिकली बाहर हो जाते हैं, निकल जाते हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें 80 नंबर क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट फिलर के लिए आंसर क्या होगा? दिस ऑफन डैश प्रेशर ऑन अ सर्टेन एरियाज, मेक्स, डज, गिव्स, पुट्स। अब पुट्स प्रेशर मतलब डी पार्ट हमारा सीधे सीधे करेक्ट आंसर चला जाएगा। दिस ऑफन पुट्स प्रेशर ऑन अ सर्टेन एरिया विद hordes डैश टूरिस्ट्स ऑफ, फ्रॉम, विद, बाय। क्या होना चाहिए हमारा 81 नंबर के लिए आंसर? होर्ड्स, होर्ड्स का मतलब वैसे ढेर होता है, किसी भी चीज़ का होर्ड है मतलब ढेर लगा हुआ है, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। होर्ड्स ऑफ टूरिस्ट्स रशिंग टू अ स्पॉट, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं प्रेशर भी क्रिएट करने का काम करता है उस एरिया पे जहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्ट जाना चाहते हैं, ठीक है। इन डैश केस ऑफ टाइगर्स, इन डैश केस ऑफ टाइगर्स, सी नंबर फिलर के लिए, it is quite possible that the animal is stressed by the dash caused by a bunch of excited tourists। थर्ड फिलर के लिए अगर हम देखें, सी वाले फिलर के लिए, इन डैश ऑफ टाइगर्स, इन द केस ऑफ, द लगा सकते हैं सीधे सीधे, इन द केस ऑफ टाइगर्स इट इज क्वाइट पॉसिबल that the animal is stressed by the dash caused by a bunch of excited tourists। फोर्थ फिलर के लिए अगर हम देखें, इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट, दैट से स्ट्रक्चर को रिलेट कर सकते हैं, दैट द एनिमल इज स्ट्रेस्ड, दैट द एनिमल इज स्ट्रेस्ड बाय द डैश कॉज्ड बाय अ बंच ऑफ एक्साइटेड टूरिस्ट्स। अब stressed by the dash caused by a bunch of excited tourists, disappointment, disturbance, disbelief और dismissal। अच्छा, आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है that would be disturbance, that the animal is stressed by the disturbance caused by a bunch of excited tourists। जो disturbance क्रिएट किया गया है किसके द्वारा? बहुत सारे जो एक्साइटेड टूरिस्ट हैं उनके द्वारा, ठीक है, उसी की कहीं ना कहीं बात की जा रही है। अब यहाँ पे डिसमिसल को हम उपेक्षा से रिलेट कर सकते हैं, बर्खास्त करने से भी रिलेट कर सकते हैं। डिसअपॉइंटमेंट निराशा होता है, डिसबिलीफ अविश्वास होता है। आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी सेकेंड पार्ट, बी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर, और जो भी बी पार्ट पिक कर रहा है बिल्कुल करेक्ट है। तो इजी लेवल का क्लोज टेस्ट था आपका। बेसिकली आपके एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे आपको बहुत टफ कुछ नहीं मिलना है। एसएससी लेवल पे इंग्लिश में आपको बहुत टफ कुछ भी नहीं मिलना है, बस स्ट्रक्चर पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। मींस ऑप्शंस में कंफ्यूजन क्रिएट होना एक बेसिक पॉइंट रहता है और हो जाता है, और उस कंफ्यूजन की वजह से हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, इस चीज़ को याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब देखो यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में ऑलरेडी स्टेटमेंट है, आपको चाहिए इसका डायरेक्ट फॉर्म। बालाजी सेड दैट ही हैड ऑलरेडी पेड द इंस्टॉलमेंट व्हेन द नोटिस केम टू हिम, मतलब उसने ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट पे कर दिया था जब नोटिस उसके पास आया, कुछ ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। अब ही को हम आई में बदलेंगे, जब बालाजी अपनी बात करेगा और डायरेक्ट स्पीच होगी तो ही को हम आई में बदलेंगे। तो पहली चीज तो ही वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया हमारा, ही वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब ही आई है, आई पेड तो होगा नहीं, पेड का तो कोई चांस ही नहीं है, हैव होगा या हैड होगा, ठीक है। लेकिन हैव वाले पार्ट में हैव हो सकता था, हैव को हैड में बदल सकते थे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, लेकिन ये आगे जाके विल हो गया, तो विल को तो वुड में कन्वर्ट करते ना, और यहाँ पे तो सिंपल पास्ट है, इसलिए ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। और अगर ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया तो हमारा आंसर क्या जाने वाला है? आंसर जाने वाला है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर,
और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं 100% करेक्ट है, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। प्लीज मेक अ कप ऑफ कॉफी फॉर मी। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को तो जितने भी ऑप्शंस हैं सारे ही रॉन्ग हैं। एग्जाम का क्वेश्चन है आपके, जितने भी ऑप्शंस हैं सारे रॉन्ग हैं। क्योंकि अगर प्लीज या काइंडली लगा हुआ है तो हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना होता है, यू आर रिक्वेस्टेड का ऑप्शन चूज करना होता है। और यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें यू आर रिक्वेस्टेड गिवन, ठीक है। तो इसलिए ये सारे ही ऑप्शन गलत हैं। अब अगर हम देखें, आई रिक्वेस्ट यू टू मेक अ कॉफी कप ऑफ कॉफी फॉर मी, नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन है नहीं, तो मतलब एक तो हमें पिक करना है। तो अब हम सबसे ज़्यादा रेलेवेंट स्ट्रक्चर की ओर बढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा रेलेवेंट स्ट्रक्चर की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये तो एक्टिव स्ट्रक्चर हो गया। कैन यू प्लीज मेक अ कप ऑफ कॉफी फॉर मी, अगेन गलत हो गया, अगेन एक्टिव स्ट्रक्चर है आपका। लेट अ कप ऑफ कॉफी बी मेड फॉर मी, लेट स्ट्रक्चर से आप इसे बना देंगे तो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे अप्रोप्रिएट वैसे तो गलत है। रियल बात यह है कि प्लीज को यू आर रिक्वेस्टेड से ही रिप्लेस करेंगे, प्लीज अगर हटाया तो गलत है वैसे, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट यही है, क्योंकि अ कप ऑफ कॉफी कैन बी मेड फॉर मी बाय यू, ये स्ट्रक्चर आपका गलत हो जाएगा, कैन अपनी पॉकेट से लगाएंगे नहीं। तो सबसे अप्रोप्रिएट, अगर सारे गलत हैं तो उसमें जो ज्यादा सही हो सकता है वो आपका सी पार्ट है, उस बेस पे आपका आंसर थर्ड पार्ट जाने वाला है। समझ गए ना सभी? चल आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहां पे एक अंडरलाइंड पार्ट है, एन ओल्ड हैंड, ये एक अंडरलाइंड पार्ट है, आपको इसे रिप्लेस करना है। इफ समवन इज एन ओल्ड हैंड देन ही और शी इज व्हाट, experienced, aged, weak और forgetful। An old hand का मतलब होता है experienced। If someone is an old hand means he or she is experienced। आंसर आपका थर्ड पार्ट जाने वाला है, थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। अब अगर मैं एज्ड की बात करूं, फॉरगेटफुल, वीक, ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है। फॉरगेटफुल मतलब भूलने वाला, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, फॉरगेट मीन्स भूलना होता है। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी ए पार्ट, एक्सपीरियंस्ड वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। संदीप रिसीव्ड अ न्यू लीज ऑफ लाइफ आफ्टर मूविंग टू पुणे। Sandeep received a new lease of life. Looked for a group of friends? No chance. Started talking healthy food? No chance. Became energetic again. जैसे किसी बंदे ने एक नया जॉब शुरू कर दिया, अब वो फिर से क्या हो गया, एनर्जेटिक हो गया, ठीक है, कुछ ऐसे रिलेट किया जा रहा है यहाँ पे। आंसर आपका थर्ड पार्ट जाने वाला है। स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ जॉब, अगेन कोई चांस नहीं है, आंसर हमारा थर्ड पार्ट जाएगा। और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी का आंसर 100% करेक्ट जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। अब आपका फिलर का एक क्वेश्चन है, आपको सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना है। Students who are capable of understanding and managing their emotional intelligence do better at school in dash to their peers who lack the ability। अब यहाँ से अगर हम देखें, कहीं ना कहीं कंपैरिजन ही किया जा रहा है। peers मतलब जो साथी हैं उनकी बात की जा रही है। सो स्टूडेंट्स हु आर कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग देयर इमोशनल इंटेलिजेंस, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि कैपेबल हैं अंडरस्टैंड करने में और मैनेज करने में, किस चीज़ को, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को। डू बेटर एट स्कूल, वो अच्छा करते हैं स्कूल लेवल पे। इन कंपैरिजन टू देयर पियर्स, अपने साथियों के कंपैरिजन में। हु लैक द एबिलिटी, जिनके अंदर इसलिए एबिलिटी की क्या होती है, कमी होती है, कुछ ऐसा बोला जा रहा है।
आंसर आपका डी पार्ट जाने वाला है। फोर्थ पार्ट वुड बी दी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। द एरिया इज डैश। अब बाकी ऑप्शंस अगर हम देखें, डिफरेंस अलग की बात कर रहा है, सिमिलरिटी, रिजेंबलेंस। रिजेंबल का मतलब वैसे होता है कि समान होना, कि समान दिखना, कुछ ऐसे आप रिजेंबल को रिलेट कर सकते हैं। रिजेंबलेंस को अगर हम बात करें तो रिजेंबलेंस का मतलब भी कुछ वैसा ही होगा, एक समान से रिलेट करेगा, समानता से रिलेट करेगा। द एरिया इज डैश क्लोज सर्किट टेलीविजन सर्विलांस। अब द एरिया इज अंडर, सीधे सीधे अंडर आ जाएगा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। द एरिया इज अंडर क्लोज सर्किट टेलीविजन सर्विलांस, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा। आंसर हमारा फर्स्ट पार्ट जाने वाला है। फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। ओवर, अबाउट, इनटू, ये सब गलत हो जाएगा। ए पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 91 एंड 92 क्या कहना चाहता है आपसे? Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need, substitute it. Select no improvement. Sentence improvement से related questions हैं। आपको क्या करना है? अंडरलाइंड पार्ट को रिप्लेस करना है अगर नीड है तो, और अगर स्ट्रक्चर सही है, उसको चेंज करने की नीड नहीं है, तो आपका नो इम्प्रूवमेंट आंसर 100% चला जाएगा। अब लता टोल्ड टू हर, सबसे पहली चीज तो टोल्ड के बाद टू नहीं आएगा। अभी मैंने बोला टेल क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपने साथ ले लेगा। सैड इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद टू आता है, लेकिन टोल्ड के बाद टू नहीं आता। टोल्ड के बाद टू नहीं आता तो फिर नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, नहीं हो सकता। टेलिंग के बाद टू लगा है, गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन देखें तो टेल के बाद टू लगा है, ये भी गलत हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो ए, सी और डी तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए और आंसर हमारा क्या गया? बी पार्ट, सेकेंड पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर हो गया। लता टोल्ड हर टीम लीडर, लता told her team leader that she would be leaving office early as she had some urgent personal work. This would be the correct structure and our answer would be B part. Second part would be 100% correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने अगेन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ही आपका क्वेश्चन है। डायरेक्शन आपका सेम है क्वेश्चन नंबर 91 और 92 के लिए। There are two less space for Naveen to park his car in front of shop. अच्छा, अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें, बिल्कुल ध्यान से समझना है इस स्टेटमेंट को। There are two less space, कुछ ऐसा बोला जा रहा है। अब स्ट्रक्चर से हमें समझ आ रहा है स्पेस की बात की जा रही है तो वो सिंगुलर ही तो होगा ना, तो फिर आर कैसे आएगा? आर नहीं आएगा तो नो इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकता, वर्ब भी नहीं आ सकता। अब सो फ्यू स्पेस, ये स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं गलत ही हो रहा है। 92 नंबर क्वेश्चन के लिए देखें, देयर वॉज टू लिटिल स्पेस, ऐसे आप स्ट्रक्चर को रिलेट कर सकते हैं। देयर वॉज टू लिटिल स्पेस फॉर नवीन टू पार्क हिज कार इन फ्रंट ऑफ द शॉप, कुछ ऐसा जाएगा आंसर हमारा। फर्स्ट पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर होगा, और जो भी फर्स्ट पार्ट की ओर जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, उनका आंसर 100% करेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन। एक बड़ा सा बेडरूम जिसमें कई लोग एक साथ सो सकते हैं, जो एक स्कूल में है, एक इंस्टीट्यूशन में है, उसको हम बोल सकते हैं एक वर्ड में डॉर्मेटरी। अब डॉर्मेटरी का मतलब होता है शयनशाला। शयनशाला समझ रहे हैं ना, सोने के लिए जो बड़ा स्पेस है। रेजिडेंस तो निवास हो गया, लॉज, होटल, ये तो गलत हो जाएगा। आंसर आपका फर्स्ट पार्ट जाएगा। फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर।
और जो भी एस्पिरेंट्स हमारे फर्स्ट पार्ट की हो जा रहे हैं 100% करेक्ट है, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, वन हु स्टडीज द इलेक्शन एंड वोटिंग ट्रेंड्स। अब ऐसे बंदे को एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ही अगेन क्वेश्चन है आपका, जो इलेक्शन और जो वोटिंग ट्रेंड्स को स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं। देखो सोशोलॉजिस्ट तो समाजशास्त्री हो गया, रिव्यूअर जो मतलब जो रिव्यू दे रहा है, रिसर्चर विश्लेषक हो गया, सेफोलॉजिस्ट बहुत ही प्यारा वर्ड है सेफोलॉजिस्ट। सेफोलॉजिस्ट मीन्स होता है चुनाव विश्लेषक, चुनाव विश्लेषक। तो एक्चुअल आंसर तो हमारा थर्ड पार्ट ही जाना है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक्चुअल आंसर हमारा थर्ड पार्टी जाना है, क्योंकि जो इलेक्शन को स्टडी करता है स्पेसिफिकली उसके लिए सेफोलॉजिस्ट वर्ड आएगा। बाकी सोशोलॉजिस्ट समाजशास्त्री है, रिव्यूअर और रिसर्चर ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, चल आगे बढ़ जाते हैं। रिव्यूअर, अगर मैं रिव्यू की बात करूं तो वो तो किसी भी फील्ड में हो सकता है, किसी मैच का रिव्यू देने वाला पर्सन हो सकता है, या रिसर्चर जो है वो किसी भी फील्ड का रिसर्चर हो सकता है। लेकिन सेफोलॉजिस्ट स्पेशली जो चुनाव का विश्लेषक होता है, उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही ये पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है। तो इसलिए हमारा आंसर 100% थर्ड पार्ट होगा, और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं 100% उनका आंसर करेक्ट जा रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है क्या होगा। सबसे पहले जो रॉन्ग वर्ड्स हैं उनको जान लेते हैं। जैसे अगर मैं इनसिग्निफिकेंट वर्ड की बात करूं, इनसिग्निफिकेंट वर्ड की बात करूं तो ये क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट कुछ ऐसे जाएगा। इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या हो गया, जो सिग्निफिकेंट नहीं है, अमहत्वपूर्ण या अनावश्यक से आप रिलेट कर सकते हैं इनसिग्निफिकेंट को। सस्टेनेबल, अच्छा सस्टेनेबल अगर हम वर्ड की बात करें, अनसस्टेनेबल, अनसस्टेनेबल वर्ड की बात करें तो ये असतत की बात करेगा, असतत की बात करेगा। और इसका जो मीनिंग चला जाएगा कुछ ऐसा चला जाएगा, TAINABLE, मतलब ये कुछ इस तरह से जाएगा, UNSUSTAINABLE, अनसस्टेनेबल मतलब जो सतत नहीं है, सस्टेनेबल मतलब सतत, कंटिन्यू, लगातार, और जो अनसस्टेनेबल है मतलब जो असतत है, जो कंटिन्यू नहीं है। कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें अगले वर्ड की, इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग जो वर्ड है, डबल एम नहीं बल्कि एक ही एम जाएगा, और ये जाएगा इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग वर्ड का बेसिक मीनिंग क्या हुआ, आसन, लगा हुआ, आसन, निकट, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं इसको, इम्पेंडिंग को। ठीक है, तो अब चेंजेबल जो बदल रहा है उसको हम रिलेट कर सकते हैं डी से। आंसर हमारा फोर्थ पार्ट जाने वाला है, फोर्थ पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे क्या है, चेंजेबल सही है जो बदल रहा है, और ये स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। आगे अगर हम देखें, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, सरेंडर, सक्यूलेंट, सकम्ब और सक्सेस। देखो सरेंडर जो वर्ड है आपका, यहाँ पे अगर आप देखें, इट शुड बी सरेंडर, SURRENDER, सरेंडर कुछ ऐसे जाएगा। तो जो एक्चुअल रॉन्ग स्पेलिंग है वो है ए पार्ट की। ठीक है, और अगर मैं बात करूं सक्यूलेंट की, बहुत ही प्यारा वर्ड है। सक्यूलेंट मीन्स होता है रसीला,
सक्यूलेंट का मतलब क्या हो गया, कोई भी फ्रूट जो है वो रसीला है, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। सकम की बात करें तो इसका मतलब होता है शिकार होना। सकम का मतलब क्या होता है, शिकार होना। सक्सेस सफलता हो गया। आंसर आपका जाने वाला है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर होगा। आगे अगर हम देखें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको एंटोनिम बताना है इस पर्टिकुलर वर्ड का। यहाँ पे वर्ड जो गिवन है दैट इज एरोगेंस। बेसिकली एरोगेंस का मीनिंग होता है अहंकार, और इसको हम सीधे सीधे ह्यूमिलिटी से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमिलिटी का मतलब होता है नम्रता। नम्रता या विनम्रता से भी आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें इग्नोरेंस, तो अज्ञान हो गया। इग्नोरेंस क्या हो गया, अज्ञान हो गया। फैमिलियरिटी मतलब जो अपनापन है, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। ऑनेस्टी तो ईमानदारी हो ही गया। आंसर आपका जाने वाला है क्या, डी पार्ट। डी पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं, हार्श। हार्श को हम कठोर से रिलेट कर सकते हैं। हार्श किसी के वर्ड्स भी हो सकते हैं, कर्कश। तो हार्श का अपोजिट अगर मुझसे पूछ रहा है तो वो फ्रेजाइल होगा। फ्रेजाइल मतलब भंगुर, कमज़ोर, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि लेनिएंट का मतलब तो नरम होता है, रोबोस्ट कठोर हो गया, एनर्जेटिक मतलब फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। तो हार्श के लिए अगर मैं अपोजिट वर्ड की बात करूं, that would be C part. Fragile would be the correct word, correctly opposite word for harsh. आगे बढ़ जाते हैं, मैंडेट। अब यहाँ पे सैनोनिम की बात की जा रही है। मैंडेट का मतलब बेसिक होता है अध्यादेश। अध्यादेश जारी करना, मैंडेट जारी करना, कुछ ऐसा। तो मैंडेट अपने आप में क्या हो गया, एक ऑफिशियल ऑर्डर है। मैंडेट अपने आप में क्या है, एक ऑफिशियल ऑर्डर है। तो अब यहाँ पे ब्रोकन प्रॉमिस का तो कोई चांस है ही नहीं। लास्ट ट्रिप, मैन मेड, ये गलत हो जाएगा। मैंडेट मीन्स अध्यादेश होता है, और इसको हम अध्यादेश, आदेश से भी रिलेट कर सकते हैं मैंडेट को। ऑफिशियल ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट मीनिंग होगा मैंडेट के लिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, रोटेंट। रोटेंट की बात करें तो इसका मतलब होता है गोल मटोल। गोल मटोल, रोटेंट, गोल मटोल, ठीक है। अब रोटेंट का मतलब अगर गोल मटोल होता है तो सीधे सीधे हम राउंड से रिलेट कर सकते हैं। रेंज का कोई चांस ही नहीं है, रेंज लिमिट को डिनोट करेगा रेंज, ठीक है, रेंज होगा नहीं। रॉकी की अगर हम बात करें तो रॉकी का मतलब होता है, रॉक से रॉकी बना है, चट्टानी, रॉकी हो गया। रोल्ड, मूव्ड से रिलेट कर सकते हैं, कोई चांस नहीं है। आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है इसके लिए, रोटेंट के लिए, दैट इज राउंड। और एक्चुअल आंसर हमारा जाएगा ए पार्ट। फर्स्ट पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर, और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं उनका आंसर 100% करेक्ट जा रहा है। सो आज का ये सेशन यहीं पे होता है कंप्लीट। आई होप सभी को सेशन में मज़ा आया होगा और आप सभी ने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा सेशन से। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। इसे 39B कर लेना, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में कुछ और मज़ेदार से कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.